ऑलराइट बच्चों, रोज की तरह आज भी सबसे पहले डिस्कस करेंगे पिछले सेशन का होमवर्क क्वेश्चन। पिछले सेशन में मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 14 दिया था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड होमवर्क प्रॉब्लम था ये। एक बार मैं प्रॉब्लम दोबारा समझाता हूं, उसके बाद सोल्यूशन देखेंगे। तो एक मेटल का क्यूबिकल ब्लॉक है, क्यूबिकल मेटल का ब्लॉक है और ये मरकरी में फ्लोट हो रहा है। फ्लोट्स इन मरकरी, मरकरी में ये तैर रहा है और इसकी आपको एज बताई गई है 12 सेंटीमीटर। एज मतलब इसकी साइड लेंथ आपको बता रखी है 12 सेंटीमीटर। और ये जो ब्लॉक है इसकी 1/5 ऑफ इट्स हाइट इनसाइड मरकरी है। मरकरी में ये 1/5 हाइट इसकी घुसी हुई है। तो क्योंकि ये क्यूबिकल है तो जितना इसकी एज है उतनी ही इसकी हाइट है। तो हमने क्यूब की जो एज है उसको a मान लिया। तो अगर एज है a तो क्यूब की जो हाइट होगी वो भी a ही होगी, क्योंकि क्यूब है तो इसकी सभी साइड्स बराबर हैं। और लिखा है 1/5 ऑफ इट्स हाइट इनसाइड मरकरी है। तो इसकी जो टोटल हाइट है यानी कि जो a है उसका 1/5 मरकरी में डूब रहा है। तो अगर हम इसकी साइड को a मानते हैं तो a/5 ये मरकरी में डूबा हुआ है और इस प्रकार से ये फ्लोट हो रहा है। फिर हमने क्या किया, ये जो मरकरी है ये किसी बर्तन में भरा होगा, राइट। ये जो मरकरी है, जिस मरकरी में ये क्यूब तैर रहा है वो मरकरी होगा तो किसी बर्तन में। तो हम उस बर्तन में मरकरी के ऊपर पानी भरने लगते हैं। तो बताना है कितनी हाइट तक पानी भरना पड़ेगा जिससे कि पानी का जो लेवल है वो क्यूब की अपर सरफेस के बिल्कुल बराबर आ जाए। तो कितनी हाइट हम बर्तन में पानी फिल कर दें कि पानी का अपर लेवल इस क्यूबिकल ब्लॉक की अपर सरफेस के बिल्कुल बराबर हो जाए। तो वाटर इज पोर्ड, वाटर को फिल किया जा रहा है टिल द सरफेस ऑफ ब्लॉक इज जस्ट इमर्स्ड इन इट। पानी हमने इतना भरा कि ब्लॉक की जो अपर सरफेस है वो जस्ट इमर्स हो जाती है। तो अपर सरफेस ऑफ ब्लॉक इज जस्ट इमर्स्ड इन इट। फाइंड द हाइट ऑफ वाटर कॉलम टू बी पोर्ड। तो जो हम वाटर फिल करेंगे उस वाटर की कितनी हाइट, हमें हाइट ऑफ वाटर कॉलम टू बी पोर्ड, कितनी हाइट तक पानी भरना होगा। अब जब पहली बार ये सवाल आता है तो बच्चों को लगता है कि जब मरकरी में हमने इसको फ्लोट किया था तो ये a/5 अंदर था, और अगर a/5 अंदर है तो बाहर कितना है 4a/5, क्योंकि जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट इज a। तो अगर a/5 अंदर घुसा है तो बाहर होगा 4a/5, ऐसे ही होगा। तो अंदर है a/5, बाहर होगा 4a/5। तो बच्चों को लगता है कि ये जो 4a/5 बाहर है बस इतना ही पानी भर दो तो पानी का लेवल अपर सरफेस के बराबर हो जाएगा। बच्चे ऐसा सोचते हैं पहली बार में, लेकिन ये गलत है। क्योंकि जब हम पानी भरेंगे तो पानी से भी अपथ्रस्ट बनेगा। पहले जब पानी नहीं भरा है तो अकेले मरकरी का अपथ्रस्ट इसके वजन को संभालेगा। अकेला मरकरी का जो अपथ्रस्ट है, मरकरी के अपथ्रस्ट से इसका वजन बैलेंस होगा। लेकिन जब हम पानी भरेंगे तो पानी से भी अपथ्रस्ट आना शुरू होगा। तो पानी का अपथ्रस्ट प्लस मरकरी का अपथ्रस्ट, दोनों लिक्विड्स का जो टोटल अपथ्रस्ट बनेगा वो इसके वजन को बैलेंस करने लगेगा। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि जितनी हाइट बाहर है बस उतनी हाइट पानी भरने से काम हो जाएगा, वो गलत सोचते हैं। क्योंकि जब हम पानी डालेंगे तो पानी से भी अपथ्रस्ट मिलेगा और पानी और मरकरी दोनों का जो टोटल अपथ्रस्ट बनेगा वो इसके वजन को उठाने लगेगा। ठीक है। तो जब पानी का अपथ्रस्ट आना शुरू होगा तो मरकरी जो अंदर डूब रहा है, मरकरी के अंदर जो डूबी हुई हाइट है वो कम हो जाएगी। थोड़ा सा ये जो क्यूब है ये थोड़ा सा उठ जाएगा, क्योंकि पानी भी अपथ्रस्ट देगा। तो पानी का अपथ्रस्ट इसके वजन को उठाने में सहयोग करेगा, मदद करेगा।
तो पहले सारा का सारा अपथ्रस्ट मरकरी से आया था, तो ये मरकरी में ज्यादा डूब रहा था। लेकिन जब पानी भर दिया है तो पानी और मरकरी दोनों से अपथ्रस्ट आ रहा है और टोटल अपथ्रस्ट इसके वजन के बराबर ही है। तो क्योंकि पानी भी अपथ्रस्ट देने लगेगा तो मरकरी के अंदर डूबी हुई जो हाइट है वो कम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि मरकरी में जब हमने इसको फ्लोट किया था तो 4a/5 बाहर आया था, बस इतना ही पानी भर दो तो पानी का लेवल पानी का लेवल क्यूब के अपर सरफेस के इक्वल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब पानी भरा जाएगा तो ये जो क्यूब है थोड़ा सा उठेगा, मरकरी से थोड़ा बाहर निकल जाएगा, क्योंकि पानी भी अपथ्रस्ट देने लगेगा तो ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा। तो मरकरी के अंदर जो घुसी हुई हाइट है वो कम हो जाएगी पानी भरने से। ये बात समझने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पानी को कितनी हाइट तक भर दिया जाए जिससे पानी का लेवल ब्लॉक की अपर सरफेस के बिल्कुल बराबर आ जाए, राइट। इसीलिए सवाल पूछा गया। अदरवाइज तो बड़ा सीधा आंसर था। अगर मरकरी में डूबी हुई हाइट को चेंज नहीं होना होता, अगर मरकरी में घुसी हुई जो हाइट है उसको चेंज नहीं होना होता, तब तो खत्म बात हो गई। जितना हाइट बाहर है बस उतना ही पानी भर दो, पानी का लेवल अपर सरफेस के बराबर हो जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि जब पानी भरेंगे तो मरकरी के अंदर घुसी हुई हाइट कम हो जाएगी। इसलिए जो पानी की हाइट है वो 4a/5 से थोड़ी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जब अकेला मरकरी में फ्लोट हो रहा था, मतलब जब तक पानी नहीं था, तो मरकरी के अंदर 1/5 हाइट डूब रही थी। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। व्हेन ब्लॉक फ्लोट्स इन मरकरी, जब मरकरी में फ्लोट हो रहा है तो ये जो ब्लॉक है इसके वजन को मरकरी का अपथ्रस्ट संभालेगा। फ्लोट हो रहा है ना, साफ साफ लिखा है, फ्लोट क्वेश्चन में ही लिखा है। तो अगर फ्लोट हो रहा है तो इसके वजन को अपथ्रस्ट से बैलेंस होना है, और अपथ्रस्ट सारा का सारा मरकरी ने प्रोड्यूस किया है। अब अपथ्रस्ट की वैल्यू लिखते हैं। तो सारे बच्चे जानते हैं अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जितना मरकरी डिस्प्लेस हुआ उसके वजन के बराबर अपथ्रस्ट है। और मरकरी कितना डिस्प्लेस होगा, जितना वॉल्यूम ब्लॉक का मरकरी में गया है। तो ये जो हमारा ब्लॉक है, ये जो हमारा ब्लॉक है, इसका मरकरी में डूबा हुआ वॉल्यूम, तो मरकरी में डूबा हुआ वॉल्यूम कितना है, 1/5 इसकी हाइट मरकरी में है। तो डूबा हुआ वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट। जानते ही होंगे सारे बच्चे, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट। तो देखो मरकरी में डूबा हुआ वॉल्यूम में लिख रहा हूं, मरकरी में डूबा हुआ वॉल्यूम है बेस एरिया, और क्योंकि ये क्यूब है तो क्यूब का जो बेस होता है वो स्क्वायर होता है। एवरीवन नोज इट ऑलरेडी, राइट। क्यूब का जो बेस होता है वो स्क्वायर होता है। तो बेस का एरिया a² इंटू डूबी हुई हाइट। तो डूबी हुई मरकरी में जो डूबी हुई हाइट है वो है a/5। इतना वॉल्यूम हमारा ये ब्लॉक का मरकरी के अंदर है। तो बेस एरिया इंटू हाइट, इतना जो वॉल्यूम है ये हमारे ब्लॉक का डूब गया है मरकरी में। और जितना वॉल्यूम मरकरी में डूबेगा उतना ही मरकरी का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। ये कॉमन सेंस की बात है। सॉलिड जितना वॉल्यूम डूब जाता है उस डूबे हुए वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस हो जाता है। तो जितना वॉल्यूम डूबा उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा पानी का, मरकरी का। तो ये जो वॉल्यूम है ये डूबा हुआ वॉल्यूम है, यानी इस वॉल्यूम के बराबर मरकरी डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये मरकरी का वॉल्यूम हो गया अब, और हमें चाहिए डिस्प्लेस होने वाले मरकरी का वजन। तो ये डिस्प्लेस होने वाले मरकरी का वॉल्यूम है, वॉल्यूम में मरकरी की डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दो, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी विल बिकम मास।
तो डिस्प्लेस होने वाले मरकरी का ये मास हो गया, और मास में जी मल्टीप्लाई करोगे तो वेट आ जाता है। और इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं। जब हमारा ब्लॉक मरकरी में फ्लोट हो रहा था, ये उस समय की इक्वेशन है। फिर हमने पानी भरा, हमें बताना है कितनी हाइट तक पानी भर दें जिससे कि पानी का लेवल ब्लॉक के अपर सरफेस के बिल्कुल बराबर आ जाए। तो कितनी हाइट हमें पानी भरनी है ये फाइंड करना है। मान लेते हैं कि पानी हमने h हाइट भरा, तो जब हम पानी भरेंगे तो अंदर जो डूबी हुई हाइट है वो कम हो जाएगी। पहले a/5 डूबा था, लेकिन पानी भरेंगे तो उसके बाद कम डूब रहा होगा। तो जो डूबी हुई हाइट है वो कितनी होगी पानी भरने के बाद? तो टोटल हाइट इज a में से h हाइट पानी है, तो डूबी हुई हाइट इज a माइनस h, और है तो ये क्यूब, तो क्यूब की साइड को हमने a माना है। तो मैं वाटर भरने के बाद फिर से इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। आफ्टर pouring water as shown in diagram, तो जैसा डायग्राम में देख रहे हो पानी भरने के बाद की सिचुएशन। पानी भरने के बाद जो वजन है, किसका वजन? क्यूब का, उसे पानी का अपथ्रस्ट और मरकरी का अपथ्रस्ट मिलके बैलेंस करेंगे। तो थोड़ा अपथ्रस्ट मरकरी से आएगा, थोड़ा अपथ्रस्ट वाटर से आएगा, और दोनों अपथ्रस्ट मिलकर इसके वजन को संभालेंगे। वजन की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से लाके रखते हैं। सो mg की वैल्यू ये रही, a² इंटू a/5 डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू g इक्वल टू, अब देखो मरकरी का अपथ्रस्ट कितना है, तो अपथ्रस्ट की वैल्यू कौन बताता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पता ही होगा, और अभी भी समझाया है, कई बार समझाया है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है जो लिक्विड डिस्प्लेस हो गया उसका वजन ही अपथ्रस्ट है। तो हम मरकरी का अपथ्रस्ट लिखेंगे तो देखना पड़ेगा मरकरी कितना डिस्प्लेस हुआ, और मरकरी उतना डिस्प्लेस होगा जितना वॉल्यूम क्यूब का मरकरी के अंदर है। तो इस क्यूब का मरकरी के अंदर का वॉल्यूम, तो मरकरी के अंदर का वॉल्यूम क्या है? बेस एरिया इंटू हाइट। तो मरकरी के जो अंदर का वॉल्यूम है वो है बेस एरिया, बेस एरिया a² हुआ क्योंकि क्यूब का बेस एक स्क्वायर है, तो बेस एरिया इंटू हाइट, ये मरकरी के अंदर घुसा हुआ वॉल्यूम है। और जितना वॉल्यूम मरकरी के अंदर घुसा है उतना ही वॉल्यूम मरकरी डिस्प्लेस हो गया है। तो इतना जो वॉल्यूम है वो मरकरी डिस्प्लेस हुआ है, इसमें हम मरकरी की डेंसिटी मल्टीप्लाई करेंगे, तो वॉल्यूम इंटू मरकरी की डेंसिटी मास हो गया है, और मास इंटू जी करेंगे वजन आ गया है। तो डिस्प्लेस होने वाले मरकरी का ये वजन है, और डिस्प्लेस होने वाले मरकरी का वजन यानी मरकरी का अपथ्रस्ट प्लस, आइए वाटर का अपथ्रस्ट देखें। और वाटर का अपथ्रस्ट कितना होगा? जितना पानी डिस्प्लेस हो गया उसका वजन। पानी कितना डिस्प्लेस हुआ? जितना वॉल्यूम पानी में गया है। तो पानी में h हाइट है, तो पानी में h हाइट है तो बेस एरिया इंटू हाइट, ये है पानी के अंदर वॉल्यूम। और जो वॉल्यूम क्यूब का पानी के अंदर है, इस क्यूब का पानी के अंदर जो वॉल्यूम है, पानी के अंदर वॉल्यूम यानी इतना ही वॉल्यूम पानी डिस्प्लेस हुआ, क्योंकि जितना वॉल्यूम सॉलिड लिक्विड के अंदर जाता है उतना वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस हो जाता है। तो ये जो वॉल्यूम है, इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो जाएगा क्यूब का, सॉरी पानी का। और ये जो पानी का डिस्प्लेस होने वाला वॉल्यूम है, इसका जो वजन है वही पानी का अपथ्रस्ट है। तो ये पानी का वॉल्यूम है, डिस्प्लेस होने वाले पानी का वॉल्यूम इनटू पानी की डेंसिटी रो वाटर इनटू जी। बस ये इक्वेशन हो गई है, इसको सॉल्व करोगे हमें बताना है पानी की हाइट, तो h की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले देखो g कैंसिल हुआ, फटाफट हो गया कैंसिल, a² भी कैंसिल हो रहा है। देखते हैं इक्वेशन क्या बनती है, a/5 इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे देखो a माइनस h इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी, ब्रैकेट खोल देते हैं।
तो A इंटू डेंसिटी ऑफ मर्करी माइनस H इंटू डेंसिटी ऑफ मर्करी प्लस H इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, और यहां से हमें H फाइंड करना है। तो H वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो डेंसिटी ऑफ ये H को कॉमन ले लिया जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ पहले, माइनस है लेफ्ट हैंड साइड पे आके पॉजिटिव होगा, H कॉमन आ गया, तो डेंसिटी ऑफ मर्करी, और ये वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू ये वाला टर्म A इंटू डेंसिटी ऑफ मर्करी, और ये टर्म राइट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाता है, A/5 इंटू डेंसिटी ऑफ मर्करी, और साफ साफ दिख रहा है A माइनस A/5 यानी कि 4A/5, तो राइट हैंड साइड पे 4A/5 इंटू डेंसिटी ऑफ मर्करी, और हमें H की वैल्यू चाहिए, तो ये ब्रैकेट वाले टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में भेजते हैं। सो H की वैल्यू बनती है, फाइनल आंसर में लिखने जा रहा हूं 4A/5 इंटू डेंसिटी ऑफ मर्करी, और ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है ये डिनोमिनेटर में आ गया, डेंसिटी ऑफ मर्करी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर। ये है H की वैल्यू। तो इतनी हाइट तक पानी भरना पड़ेगा, और जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि 4A/5 से ये ज्यादा है, देख लो ये 4A/5 से ज्यादा है, तो आप एक्चुअल वैल्यू निकालना चाहते हो अगर, तो क्वेश्चन में A की वैल्यू आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो ये क्यूब की जो एज है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है, तो A की वैल्यू आप रख दीजिए 12 सेंटीमीटर, रखोगे तो आंसर भी सेंटीमीटर आएगा। डेंसिटी ऑफ मर्करी सभी को पता होनी चाहिए 13,600 MKS सिस्टम में, ऊपर डेंसिटी को MKS सिस्टम में रख रहे हो तो नीचे भी MKS सिस्टम रखोगे तो यूनिट्स कट जाएंगी, तो इसलिए डेंसिटी की यूनिट अगर MKS सिस्टम में रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूनिट्स को तो कट ही जाना है। तो डेंसिटी की जो मर्करी की डेंसिटी है 13,600 MKS यूनिट्स में, और वाटर की डेंसिटी होती है 1000 MKS यूनिट्स में। रखोगे, सॉल्व करोगे तो न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन मैं आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, मैं कैलकुलेशन ऑब्वियसली नहीं कर रहा हूं, मैं सिंबल्स में आंसर आपको दे रहा हूं। सिंबल्स की वैल्यू रख के कैलकुलेशन करना ये आप लोगों का काम है। आई होप कि सोल्यूशन सारे बच्चों ने अच्छे से समझा है। जिन बच्चों ने होमवर्क किया है वो अपने सोल्यूशन को मेरे सोल्यूशन से मैच करो, देखो कि कहीं आपसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे प्रॉब्लम हम कर चुके हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड, अब तो मिस्टेक होने की गुंजाइश वैसे है नहीं, फिर भी देख लो अगर किसी बच्चे से कोई मिस्टेक हुई है छोटी मोटी तो अपनी मिस्टेक को समझिए और कोशिश करिए कि जो भी मिस्टेक आप कर बैठे हैं वो आप दोबारा कभी ना करें। फेयर कॉपी पे अच्छी हैंड राइटिंग में पूरे सोल्यूशन को अच्छे से नोट करना है, अच्छा सा डायग्राम बनाना है, और फेयर कॉपी पे जब आप नोट करेंगे तो देख कर लिखने से बचना है, बिना देखे लिखने की कोशिश करोगे तो ज्यादा फायदा होगा। तो पूरे सोल्यूशन को आप लोग फेयर कॉपी पे वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब मैं और प्रॉब्लम्स नहीं दे रहा हूं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड, काफी सारे प्रॉब्लम करवा दिए मैंने, अब आप लोग खुद से करते रहिए प्रॉब्लम्स। मैंने काफी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करवा दी है ऑलरेडी, तो अब आप लोग जब प्रॉब्लम्स करोगे, अगर आपने इन प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझा है और होमवर्क वगैरह ईमानदारी से करने की कोशिश की है, तो अब जब आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आएंगे तो वो आप लोगों से जरूर होंगे। इक्का दुक्का अगर प्रॉब्लम कभी फंसते हैं तो अलग बात है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जिन बच्चों ने ईमानदारी से होमवर्क किया है और इन प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझा है, उन बच्चों से मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो आप लोग डिफरेंट सोर्सेज से, मॉड्यूल से, HC वर्मा की बुक है और भी कोई बुक अगर आप कर रहे हैं तो उस बुक से आप लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल के प्रॉब्लम्स करिए। ज्यादातर प्रॉब्लम्स आपसे होने चाहिए, जो प्रॉब्लम्स आपसे डाउट होते हैं, नहीं आपसे किसी वजह से सॉल्व होते हैं, उन्हें आप मेरे साथ पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इस वाले प्रॉब्लम को। ऑलराइट बच्चों, पिछले सेशन में आप लोगों को ये होमवर्क प्रॉब्लम मैंने दिया था, बर्नौलीज थ्योरम पर बेस्ड है ये प्रॉब्लम, और ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम नंबर 4 से रिलेटेड है।
तो मैंने लास्ट सेशन में प्रॉब्लम 4 को सॉल्व करके दिखाया था। ये प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम से रिलेटेड है। प्रॉब्लम 4 में जो मैंने पिछले सेशन में सॉल्व करके दिखाया था, उसमें ये जो ट्यूब है ये हॉरिजॉन्टल रखी हुई थी, और इस प्रॉब्लम में कहा गया कि इस ट्यूब को हमने वर्टिकल खड़ा कर दिया है, और वर्टिकल में ए जो इसका पॉइंट है ये ऊपर रखा है, और बी जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो नीचे करके रखा है। प्रॉब्लम 4 की डिटेल्स में आपको याद दिला देता हूं। प्रॉब्लम 4 में कहा गया था कि वाटर एंटर्स एट ए, तो वाटर ए पर एंटर करता है 1 cc पर सेकेंड, ये डिटेल दिया था। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए पर 4 मिलीमीटर स्क्वायर दिया था, क्रॉस सेक्शनल एरिया बी पर 2 मिलीमीटर स्क्वायर दिया था। पार्ट ए में पूछा था कि जब पानी एंटर हो रहा है ए पर तो स्पीड क्या होगी। पार्ट बी में पूछा था कि जब दूसरे वाले एंड पर पानी पहुंचेगा वहां उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। और पार्ट सी में बताना था ए और बी पॉइंट्स में कितना प्रेशर डिफरेंस होगा। तो प्रॉब्लम 4 में ट्यूब बस हॉरिजॉन्टल रखी गई थी, और जबकि इस प्रॉब्लम में हमने वर्टिकल खड़ा करा है। फाइंड वही चीजें करनी है जो मैंने लास्ट सेशन में फाइंड करके दिखाई है आपको। तो चलिए मैं इस प्रॉब्लम को फटाफट सॉल्व करके दिखाता हूं। एक चीज इस प्रॉब्लम में एडिशनल दी है जो प्रॉब्लम 4 में नहीं दी थी, क्योंकि प्रॉब्लम 4 में जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं दी थी। ए क्रॉस सेक्शन और बी क्रॉस सेक्शन के बीच में जो सेपरेशन है वो 15 बाई 16 सेंटीमीटर बताया गया है। तो ए से लेकर बी तक की जो दूरी है, जो फासला है, वो 15 बाई 16 सेंटीमीटर है, डायग्राम में दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ए क्रॉस सेक्शन पर पानी की रफ्तार कितनी है और बी क्रॉस सेक्शन पर पानी की रफ्तार कितनी है। तो पानी की रफ्तार पता लगाते हैं ए और बी पर। तो अब मैं आप लोगों को ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाइंग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में अप्लाई करने जा रहा हूं, और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी साफ साफ कहती है कि जो रेट ऑफ फ्लो होता है वो कांस्टेंट रहता है पूरी ट्यूब के हर क्रॉस सेक्शन पर। रेट ऑफ फ्लो का सिंबल होता है आर, और इसकी वैल्यू ए इंटू वी होती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड उस क्रॉस सेक्शन पे जो पानी की रफ्तार है उसका प्रोडक्ट। तो पहले क्रॉस सेक्शन पे हम लिखेंगे ए वी ए, दूसरे क्रॉस सेक्शन पे हम लिखेंगे ए बी वी बी, और ये इक्वल होंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यही कहती है कि रेट ऑफ फ्लो हर क्रॉस सेक्शन पे बराबर होता है। यहां से मैं ए क्रॉस सेक्शन पे पानी की स्पीड और बी क्रॉस सेक्शन पे पानी की स्पीड फाइंड करूंगा। सो स्पीड एट ए इट इज आर अपॉन ए, एंड स्पीड एट बी इट इज आर अपॉन ए बी। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन है सब्स्टिट्यूटिंग रेट ऑफ फ्लो गिवन है 1 cc पर सेकेंड। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड गिवन है। एरिया एट ए गिवन है 4 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरा ख्याल है ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि मिलीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे बनाया। मिलीमीटर को पहले सेंटीमीटर बनाओ फिर स्क्वायर कर दो, तो मिलीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। एरिया एट बी हमें दिया हुआ है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी 0.02 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि ए पर स्पीड कितनी है। तो स्पीड एट ए कितना होगा, आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड,
एरिया एट ए, अच्छा सेंटीमीटर क्यूब डाल रहे हो तो एरिया डालोगे सेंटीमीटर में ही डालोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि आपने रेट ऑफ फ्लो को जब सेंटीमीटर क्यूब डाला, सीजीएस सिस्टम यूज किया, तो फिर एरिया के लिए भी सीजीएस सिस्टम ही यूज करना पड़ेगा। तो एरिया एट ए इट इज 0.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेसिकली ये 100/4 यानी 25 है, और क्योंकि सीजीएस सिस्टम लिया है तो इसकी यूनिट आएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर को मीटर बनाओगे तो 0.25 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। स्पीड एट बी पॉइंट देखो कितनी है, तो आर अपॉन एरिया एट बी, आर की वैल्यू सेम ही है, रेट ऑफ फ्लो पूरी ट्यूब में सेम रहता है, तो आर की वैल्यू वही है 1, डिवाइडेड बाय एरिया एट बी आएगा 0.02 यानी 100/2 बनेगा ये 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड में 0.5 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। 50 सेंटीमीटर का मतलब 0.5 मीटर हुआ। तो ये है पार्ट ए का आंसर 0.25 मीटर पर सेकेंड, और पार्ट बी में पूछा था क्रॉस सेक्शन बी पर कितनी स्पीड होगी पानी की, तो क्रॉस सेक्शन बी पर जो स्पीड है वो 0.5 मीटर पर सेकेंड है। अब पार्ट सी का आंसर देना है। तीसरी बात जो इस क्वेश्चन में बतानी है वो है ए और बी पर जो पानी का प्रेशर है उसमें कितना डिफरेंस आएगा, तो ए का प्रेशर माइनस बी का प्रेशर बताना है। उसके लिए हम बर्नौली थ्योरम लगाएंगे, लेकिन अभी मेरे पास बोर्ड पे स्पेस बिल्कुल नहीं बचा है, तो फिलहाल आप लोग जितना सोल्यूशन मैंने लिखा है उतना फेयर कॉपी पे नोट कर लीजिए। कोशिश करना कि फेयर कॉपी पे नोट करते समय आप नकल ना करें, बिना नकल करे लिखोगे तो ज्यादा समय तक याद रहेगा, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो फेयर कॉपी पे नोट करिए सोल्यूशन, बिना देखे नोट करने की कोशिश करिए। वीडियो पॉज करो, जितना सोल्यूशन मैंने लिखा उतना नोट करो, फिर आगे का सोल्यूशन बता रहा हूं। चलिए, अब दो ही इक्वेशन होती है जब लिक्विड फ्लो करता है, जब पानी फ्लो करेगा। मैं बहुत बार बता चुका हूं, दो ही इक्वेशन होती है, एक होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एक होती है बर्नौली थ्योरम। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लगा चुके, तो अब एक ही ऑप्शन बचा है बर्नौली थ्योरम। तो प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए हम बर्नौली थ्योरम लगाएंगे। लेकिन अब ध्यान रखना, ये जो पानी फ्लो कर रहा है ये हॉरिजॉन्टल फ्लो नहीं कर रहा है, ये तो वर्टिकल ट्यूब रखी है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल फ्लो तो है नहीं, ये तो वर्टिकल पानी फ्लो कर रहा है। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए जब हम बर्नौली थ्योरम लगाएंगे तो उसमें रो जीएच वाला टर्म भी होगा। हाँ, ये गलती मत करना, हॉरिजॉन्टल फ्लो नहीं है ये। चलिए बर्नौली थ्योरम अप्लाई करते हैं। So applying Bernoulli's theorem, तो हम लोग बर्नौली थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम, और ये हॉरिजॉन्टल फ्लो नहीं है तो बर्नौली थ्योरम में ये रो जीएच वाला टर्म भी होगा। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। बर्नौली थ्योरम लगा दी। अब यहां जो 1 है, 1 मतलब A पॉइंट और 2 मतलब B पॉइंट, तो 1 को मैं A लिख दे रहा हूं, PA प्लस हाफ रो VA स्क्वायर प्लस रो जी HA इक्वल टू PB प्लस हाफ रो VB स्क्वायर प्लस रो जी HB। अब बताओ फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है PA माइनस PB। तो लो आ गया आंसर, PA माइनस PB कितना होगा? हाफ रो VA स्क्वायर को
राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस है, राइट हैंड साइड पे जाके माइनस होगा, हाफ रो कॉमन ले लेंगे, हाफ रो तो वीबी स्क्वायर और ये उधर जाके नेगेटिव हो गया है वीए स्क्वायर प्लस रो जी कॉमन आ गया तो एच बी बचा और ये वाले टर्म को भी लेके जाते हैं राइट हैंड साइड पर, प्लस है राइट हैंड साइड पे जाके माइनस होगा, रो जी कॉमन आया एच ए। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एमकेएस सिस्टम में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो पानी की डेंसिटी, वाटर फ्लो हो रहा है ट्यूब में तो ये जो डेंसिटी है ये वाटर की रखनी पड़ेगी तो 1000 इंटू बी पर जो स्पीड है, बी पर स्पीड 0.5 है, एमकेएस सिस्टम में रखेंगे मीटर पर सेकेंड तो 0.5 का स्क्वायर माइनस ए पर जो स्पीड है एमकेएस सिस्टम में 0.25 का स्क्वायर प्लस रो की वैल्यू फिर से 1000 की है तो रो की वैल्यू 1000, जी की वैल्यू 10 डाल देते हैं तो इस वाले टर्म को मैं नीचे लिख रहा हूं 1000, जी की वैल्यू को 10 डाल देते हैं और अब थोड़ा ध्यान देना, यहां पे बच्चे गलती करते हैं, एच बी माइनस एच ए, क्या बी की हाइट माइनस ए की हाइट, बी की हाइट माइनस ए की हाइट, ए ऊपर है बेटे, ए वाला जो पॉइंट है, ए वाला जो क्रॉस सेक्शन है ऊपर है तो ए की जो हाइट है वो बी की हाइट से ज्यादा है, साफ साफ दिख रहा है डायग्राम में, मैं कोई मतलब फारसी भाषा तो बोल नहीं रहा हूं। तो बी की हाइट में से ए की हाइट माइनस करना है, बी की हाइट से ए की हाइट आप माइनस कर रहे हो क्योंकि ए की हाइट ज्यादा है, इसलिए जब ए की हाइट बी की हाइट से माइनस करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो ये जो एच बी माइनस एच ए है दिस इज नेगेटिव। बहुत सारे बच्चे नेगेटिव नहीं लिखते हैं, गलत हो जाता है। तो देखो बेटे बी की हाइट और ए की हाइट का जो डिफरेंस है वो है 15/16 सेंटीमीटर, 15/16 सेंटीमीटर, लेकिन इसे नेगेटिव लिखा जाएगा, ये मत भूलना, ये नेगेटिव। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो एच बी माइनस एच ए को 15/16 तो लिखते हैं लेकिन नेगेटिव नहीं लिखते हैं। अरे भाई बी पॉइंट नीचे है, दिख रहा है डायग्राम में, ए पॉइंट ऊपर है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है ए अपवर्ड्स, क्वेश्चन में भी लिखा है, डायग्राम भी हमने बनाया है। तो ए की हाइट जो है वो बी की हाइट से ज्यादा है, तो एच बी माइनस एच ए यानी ए की हाइट को जब माइनस करोगे बी की हाइट से तो नेगेटिव आंसर आएगा ना। और कितना आएगा नेगेटिव में, तो बी और ए की हाइट का जो डिफरेंस है, हाइट का डिफरेंस तो यही है 15/16 है, लेकिन नेगेटिव डालेंगे। एक और चीज, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को 1/100 करके मीटर बनाया जाएगा, ठीक। अब सिंपल कैलकुलेशन रहता है तो चलिए फटाफट कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो एच बी माइनस एच ए को नेगेटिव नहीं लिखते हैं, और बहुत सारे बच्चे तो और भी गलती करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में ही बनाते हैं। अब ऐसी गलती करोगे तो फिर तो मार्क्स कैसे आएंगे, कटेंगे ही मार्क्स। अब देखो ये जो पहला वाला टर्म है इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 93.75 बनेगा, कर लेना कैलकुलेट, 93.75 बनेगा। और ये प्लस, लेकिन ये माइनस है तो माइनस जब बाहर आएगा तो दिस विल बिकम माइनस, साफ साफ नजर आ रहा है, 2 0 तो कट गए। सेकेंड टर्म में ये माइनस था तो माइनस आगे आ गया, और जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये भी 93.75 बन जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेना। तो ये जो पहला वाला टर्म है ये 93.75 बनेगा, दूसरा वाला टर्म भी 93.75 बनेगा,
दोनों टर्म्स ऑब्वियसली कट गए, तो प्रेशर का डिफरेंस आ गया 0, PA माइनस PB 0 आ गया। ठीक है, तो ये है बिल्कुल सही जवाब, 0 प्रेशर का डिफरेंस है A और B के बीच में। तो जिन बच्चों ने होमवर्क किया है वो अपने सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन से मैच करके देखो, क्या आपने सही सॉल्व किया है, और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो वो गलती कहां हुई है। मेक श्योर कि कोई गलती अगर हुई है तो दोबारा नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर बच्चे यहां पर माइनस की मिस्टेक करते हैं, कुछ बच्चे सेंटीमीटर को मीटर नहीं बनाते हैं, ये मिस्टेक होती है, और कुछ बच्चे ये ध्यान नहीं देते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल फ्लो नहीं हो रहा है, वर्टिकल ट्यूब को खड़ा कर दिया, अब थोड़ी हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है। तो बर्नौली थ्योरम में रो जीएच वाले टर्म को छोड़ना नहीं है, हॉरिजॉन्टल फ्लो होता तो ये तीसरा टर्म हम छोड़ देते, बट ये हॉरिजॉन्टल फ्लो नहीं है। तो कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि बर्नौली थ्योरम में ये तीसरा टर्म नहीं लेते, तो इस बार ये रो जीएच वाला टर्म बर्नौली थ्योरम में लेना है, ये हॉरिजॉन्टल फ्लो नहीं है। और अगर आप सही सही सॉल्व करोगे तो 0 प्रेशर डिफरेंस आपको मिल जाता है। फेयर कॉपी पे अच्छी राइटिंग में सॉल्यूशन नोट करना है। फेयर कॉपी पे नोट करते समय कोशिश करना है कि आपको देखना ना पड़े, जल्दी से आप सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। फिर मैं एक और प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड आपको देने वाला हूं आज फिर से होमवर्क के लिए। पहले ये सॉल्यूशन आप लोग फेयर कॉपी पे जल्दी नोट करो। ऑलराइट बच्चों, ये है आप लोगों के लिए आज का बर्नौलीज थ्योरम पर बेस्ड होमवर्क प्रॉब्लम। पिछले प्रॉब्लम से रिलेटेड है ये प्रॉब्लम, ट्यूब को उल्टा कर दिया है। पिछले प्रॉब्लम में ये A वाला क्रॉस सेक्शन ऊपर रखा था, B वाला नीचे रखा था, लेकिन इस बार B वाले को ऊपर है, A वाले को नीचे है। बाकी सब कुछ पिछले प्रॉब्लम की तरह है, केवल एक चेंज है, ट्यूब को उल्टा किया है, B वाला क्रॉस सेक्शन ऊपर है, A वाला नीचे है। एक चेंज और है, पिछले प्रॉब्लम में पानी को A से B भेज रहे थे, क्योंकि A ऊपर था ना, ऊपर से नीचे पानी को गिरा रहे थे। अभी भी ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, लेकिन ऊपर से नीचे क्योंकि B ऊपर है तो पानी को B से A भेज रहे हैं, मतलब ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, लेकिन B ऊपर है तो हम लोग B से A बोलेंगे। बाकी आपको सारी डिटेल्स पिछले प्रॉब्लम की ही यूज करनी है। A और B जो क्रॉस सेक्शन है, यहां पर जो इनकी हाइट का डिफरेंस है वो 15/16 सेंटीमीटर है। 1 cc वाटर एंटर्स पर सेकेंड एट B। अभी तक A पर पानी घुस रहा था, अब हमने ट्यूब को उल्टा किया है, पानी B से घुस रहा है। और कितना पानी घुस रहा है? 1 cc पर सेकेंड पानी B से घुस रहा है। आपको बताना है कि आंसर्स क्या आएंगे अगर हम ट्यूब को पलट देते हैं, मतलब B ऊपर करते हैं, A नीचे करते हैं, क्या आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो जो पिछला प्रॉब्लम हमने किया है ये बिल्कुल वैसा ही है, केवल बस ट्यूब को उल्टा कर दिया है और पानी को B से नीचे गिरा रहे हैं, मतलब नीचे गिरा रहे हैं लेकिन B ऊपर है तो B से A आ रहा है पानी, अभी तक A से B जा रहा था। तो नोट कर लीजिए आज आपका होमवर्क प्रॉब्लम वही है जो हमने करके अभी अभी देखा है, बिल्कुल सेम ही प्रॉब्लम है। अगले सेशन में मैं सोल्यूशन बताऊंगा, फिर आप लोग मैच करवा लेना कौन कौन सही कर पाया है। नोट कर लीजिए आज का होमवर्क। तो मैं आप लोगों को कैलोरीमेट्री सिखा रहा था, आज कैलोरीमेट्री की लास्ट क्लास है, आज हम पूरा कॉन्सेप्ट कैलोरीमेट्री का सीख लेंगे। तो अभी तक मैंने आपको स्पेसिफिक हीट के बारे में सिखा दिया है। मैं आपको बता चुका हूं कि स्पेसिफिक हीट का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और अगर मास लेकर वर्किंग करते हैं तो स्पेसिफिक हीट को ग्राम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अगर गैसेस लोगे तो गैसेस के लिए हम मास की बजाय नंबर ऑफ मोल्स लेकर वर्क करना ज्यादा पसंद करते हैं। गैसेस के लिए मास कम पसंद करते हैं, लेकिन मास ले भी सकते हैं, पर प्रिफर करते हैं गैसेस की स्टडी के दौरान कि मास ना यूज करके नंबर ऑफ मोल्स यूज करें। जब नंबर ऑफ मोल्स यूज करते हैं तब जो स्पेसिफिक हीट उसके करस्पॉन्डिंग होती है उसे कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। और जब मास लेकर
स्टडी करते हैं तब जो स्पेसिफिक हीट यूज करते हैं उसे कहते हैं ग्राम स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट की वैल्यू दो बातों पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, मतलब अगर मटेरियल बदल जाएगा तो स्पेसिफिक हीट बदल जाएगी, और प्रोसेस ऑफ हीटिंग पर डिपेंड करती है, बर्तन को पूरा ढक के गर्म कर रहे हो या बर्तन को खुला रख के गर्म कर रहे हो। अगर बर्तन पूरा कवर है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है आपने, तो इसे हम कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग कहते हैं। अगर बर्तन खुला हुआ है तो बर्तन के ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर पड़ेगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर का। तो अगर बर्तन खुला हुआ है तो हम कहते हैं कि आप कांस्टेंट प्रेशर पर हीटिंग कर रहे हो। और भी प्रोसेस हो सकते हैं हीटिंग करने के, लेकिन सबसे कॉमन यही दो प्रोसेस हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीटिंग यानी बर्तन को पूरा कवर करके हीट करो, और दूसरा सबसे कॉमन प्रोसेस है बर्तन को खुला रख के हीट करो, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट करो। तो ये सारी बातें स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड हमने पिछले 2-3 सेशंस में अच्छे से सीखी है, मैंने आपको अच्छे से समझाई है। आई होप कि जितना कुछ मैं सिखा चुका हूं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया था और आपको वो चीजें याद रहेंगी। अब हम अगली क्वांटिटी के बारे में सीख रहे हैं। इस क्वांटिटी का नाम है हीट कैपेसिटी। अभी तक मैंने कौन सी क्वांटिटी पढ़ाई है? स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ाया है। डेफिनेशन याद है स्पेसिफिक हीट की? यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए, यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसे उस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो हमने जिस क्वांटिटी की अभी तक चर्चा की है वो क्वांटिटी कौन सी है? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का एक दूसरा नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो नाम थोड़ा सा मिलता जुलता है। जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और अब जो मैं सिखाने जा रहा हूं ये हीट कैपेसिटी है। तो पहली वाली जिसको मैंने अभी तक सिखा दिया है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये हीट कैपेसिटी। तो बहुत सिंपल सी ये क्वांटिटी है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी जो होती है वो मास और स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट होती है। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। हीट कैपेसिटी जो होती है वो मास और स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट होती है। तो मास और स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई करो तो जो क्वांटिटी आती है उसे हीट कैपेसिटी कहते हैं। और ध्यान रखना स्पेसिफिक हीट का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये स्पेसिफिक हीट का ही एक और नाम है, कंफ्यूज मत होना। ये हीट कैपेसिटी है और वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, तो कंफ्यूज मत होना। ये स्पेसिफिक वर्ड का फर्क है। हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट का ही दूसरा नाम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो जो ये हीट कैपेसिटी है जो मैं पढ़ा रहा हूं ये मास और स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट है। इसका सिंबल होता है कैपिटल सी, इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट का सिंबल होता है स्मॉल सी। तो ये कैपिटल सी है, थोड़ा ज्यादा ही कैपिटल हो गया है। तो कैपिटल सी इसका सिंबल होता है, इट इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट। तो हीट कैपेसिटी जो क्वांटिटी है ये मास और स्पेसिफिक हीट का प्रोडक्ट होती है। मास और स्पेसिफिक हीट का आपस में मल्टीप्लिकेशन करो, इस क्वांटिटी को हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो बच्चों जो हीट कैपेसिटी है वो स्पेसिफिक हीट और मास का प्रोडक्ट है, यानी जिन चीजों पर स्पेसिफिक हीट डिपेंड करती है उन सभी चीजों पर हीट कैपेसिटी भी डिपेंड करती है। आई रिपीट, जिन चीजों पर स्पेसिफिक हीट डिपेंड करती है उन सभी चीजों पर हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है। तो जैसे स्पेसिफिक हीट नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल चेंज करोगे स्पेसिफिक हीट चेंज होगी। तो फिर हीट कैपेसिटी भी मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल बदलने से हीट कैपेसिटी भी बदलेगी। जब स्पेसिफिक हीट बदल जाएगी तो हीट कैपेसिटी तो बदल ही जाएगी।
दूसरी चीज मैंने आपको सिखाया है कि जो स्पेसिफिक हीट होती है वो प्रोसेस ऑफ हीटिंग पे डिपेंड करती है। अगर हीटिंग का प्रोसेस चेंज करोगे तो स्पेसिफिक हीट चेंज हो जाती है, और स्पेसिफिक हीट चेंज होगी तो हीट कैपेसिटी भी चेंज हो जाती है। तो ये जो स्पेसिफिक हीट जिन चीजों पर डिपेंड करती है उन सभी चीजों पर हीट कैपेसिटी भी डिपेंड करती है। लेकिन हीट कैपेसिटी मास पर भी डिपेंड करती है। तो मास एक्स्ट्रा है हीट कैपेसिटी के एक्सप्रेशन में, ये मास भी है। जबकि स्पेसिफिक हीट मास पे डिपेंड नहीं करती, कितना भी मास हो, क्योंकि स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन में मेंशन है यूनिट मास की बात करो। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन है ना, यूनिट मास को 1 डिग्री गर्म करने की हीट को स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो वहां साफ साफ है यूनिट मास ही लेना है। तो आपने 10 किलो लिया है, 100 किलो लिया, फर्क नहीं पड़ता, लेना तो यूनिट ही है। इसीलिए जो स्पेसिफिक हीट है वो मास पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि उसमें मास तो प्री डिसाइडेड है कि यूनिट मास लेकर ही आपको चेक करना है। तो स्पेसिफिक हीट जो होती है मास पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि मास ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि यूनिट मास ही लेना है। अगर यूनिट मास नहीं ले रहे हो तो आप स्पेसिफिक हीट की बात नहीं कर रहे हो। स्पेसिफिक हीट के डेफिनेशन में बिल्कुल क्लियर है कि यूनिट मास के लिए 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने की जो हीट है उसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो हमेशा यूनिट मास लेकर ही स्पेसिफिक हीट को नापा जाएगा, क्योंकि हमेशा यूनिट मास ही लेना है। मतलब मास डिपेंड नहीं करता, आपने 10 किलो भी लिया हो तो बात तो यूनिट के बारे में करो आप। तो जो स्पेसिफिक हीट है वो मास पे डिपेंड नहीं करती है, और क्योंकि मास पे डिपेंड नहीं करती है इसलिए मैंने कहा था कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मतलब ये पेन की नहीं, प्लास्टिक की होती है। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कई बार समझाया है ना। तो जो स्पेसिफिक हीट है ये मास पे डिपेंड नहीं करती है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। हम लोग कहेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ प्लास्टिक, ऐसे नहीं कहेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ पेन, ऐसा नहीं कहेंगे। स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन कहेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉल नहीं कहेंगे। एक बॉल है आयरन की बनी है, तो हम मटेरियल का नाम लेंगे जब स्पेसिफिक हीट बताएंगे। तो हम ऐसे नहीं कहेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉल, हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन। तो जो स्पेसिफिक हीट है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, बॉडी पर नहीं। जबकि हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करती है। मास यानी आयरन की 2 बॉल्स हैं, एक छोटी बॉल एक बड़ी बॉल, दोनों बॉल आयरन की हैं, ये भी आयरन की है और ये भी आयरन की है। तो दोनों बॉल आयरन की हैं, तो दोनों की स्पेसिफिक हीट तो सेम है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मास डज नॉट मैटर। तो इन दोनों बॉल्स की स्पेसिफिक हीट सेम है, लेकिन इसका मास ज्यादा है, बड़ी बॉल है, मास ज्यादा है तो हीट कैपेसिटी बड़ी वाली बॉल की ज्यादा है। तो देखिए जो हीट कैपेसिटी है वो मटेरियल के साथ साथ मास पर भी डिपेंड करती है। तो हीट कैपेसिटी मटेरियल की नहीं, बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। कभी हीट कैपेसिटी बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ बॉल नंबर 1, ऐसे नहीं कहेंगे कि हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन। जबकि स्पेसिफिक हीट के लिए हम मटेरियल बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ बॉल नहीं कहेंगे। तो बिल्कुल क्लियर हो जाओ, मास और स्पेसिफिक हीट का जो प्रोडक्ट है उसे हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो हीट कैपेसिटी मास पर भी डिपेंड करती है, जबकि स्पेसिफिक हीट मास पे डिपेंड नहीं करती। जबकि स्पेसिफिक हीट मास पे डिपेंड नहीं करती। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन में क्लियर मेंशन है कि यूनिट मास ही होना चाहिए। तो जो स्पेसिफिक हीट है वो मास पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि उसमें तो यूनिट मास ही लेना है हमेशा। तो आपने कितना मास लिया है फर्क नहीं पड़ता, यूनिट ही लेना है। जबकि हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करती है। क्योंकि हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करती है, इसलिए जो हीट कैपेसिटी है वो बॉडी की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की नहीं। जबकि स्पेसिफिक हीट मास पे डिपेंड नहीं करती है, तो स्पेसिफिक हीट मटेरियल की प्रॉपर्टी है, बॉडी की नहीं। स्पेसिफिक हीट मटेरियल की प्रॉपर्टी है, बॉडी की नहीं है। जबकि जो हीट कैपेसिटी होती है, हीट कैपेसिटी
बॉडी की प्रॉपर्टी है, और बॉडी की प्रॉपर्टी है तो मटेरियल पर भी डिपेंड करती है और मास पर भी डिपेंड करती है। स्पेसिफिक हीट केवल मटेरियल पे डिपेंड करती है, मास पे नहीं। तो यही चीज मैंने लिखी है, हीट कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन मास व्हेयरएज स्पेसिफिक हीट डजंट डिपेंड ऑन मास। तो मैंने आपको समझाया है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक बार आखिरी बार मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, स्पेसिफिक हीट मटेरियल की प्रॉपर्टी है, हीट कैपेसिटी बॉडी की प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक हीट हम ऐसा बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी है तो मटेरियल का नाम लेंगे। हीट कैपेसिटी बॉडी की प्रॉपर्टी है तो हम ऐसे बोलेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ पेन। प्लास्टिक नहीं कहेंगे हीट कैपेसिटी के साथ, पेन, पेन, ये जो पेन है, दूसरा पेन है, उसका दूसरा मास है तो उसकी दूसरी हीट कैपेसिटी है, भले ही वो प्लास्टिक का हो, भले ही मटेरियल सेम हो, लेकिन मास अलग है तो हीट कैपेसिटी अलग है। तो स्पेसिफिक हीट मटेरियल की प्रॉपर्टी है, हीट कैपेसिटी बॉडी की प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक हीट मास पे डिपेंड नहीं करती है, जबकि हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करती है। जिन चीजों पर स्पेसिफिक हीट डिपेंड करती है उन सभी चीजों पर हीट कैपेसिटी डिपेंड करता है। स्पेसिफिक हीट जिन चीजों पे करती है, तो मैं आपको याद दिलाता हूं, स्पेसिफिक हीट दो चीजों पे करती है, एक मटेरियल पे, एक प्रोसेस ऑफ हीटिंग पर। इन दोनों चीजों पर हीट कैपेसिटी भी डिपेंड करती है, लेकिन हीट कैपेसिटी में एक्स्ट्रा क्या है, हीट कैपेसिटी मास पर भी डिपेंड करती है। हीट कैपेसिटी का सिंबल कैपिटल सी होता है। अब ये जो हमारा कैलोरीमेट्री का फॉर्मूला है, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, यही फॉर्मूला है ना, वी हैव द रिलेशन डेल्टा क्यू इज एम सी डेल्टा टी। इसमें ये एम इंटू सी जो है, एम इंटू सी, ये है हीट कैपेसिटी। अभी अभी हमने सीखा है कैपिटल सी, तो ये एम इंटू सी को हम कैपिटल सी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को, ये कैलोरीमेट्री का बेसिक फॉर्मूला है एमसी डेल्टा टी वाला, अब तक तो याद भी हो गया होगा आप लोगों को। इस फॉर्मूले को हम हीट कैपेसिटी के टर्म्स में ऐसे लिखेंगे, तो एम इंटू सी को हटा के कैपिटल सी लिख देंगे बस। तो इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी वी कैन राइट डेल्टा क्यू इज कैपिटल सी डेल्टा जी। ये कैपिटल सी के टर्म्स में फॉर्मूला लिखा है, नोट कर लीजिए ये पूरी चीज। हीट कैपेसिटी हेडिंग डालिए, हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन नोट करिए, और ये जो फॉर्मूला है इसे हीट कैपेसिटी के टर्म्स में ऐसे लिखा जाएगा। पूरी बात को नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। अब देखो ये जो हमने लास्ट में एक्सप्रेशन लिखा है, इस एक्सप्रेशन से भी हम हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन बना सकते हैं। मैंने बहुत बार बताया है, फिजिक्स में डेफिनेशन रटते नहीं है, बनाते हैं। एक डेफिनेशन तो ये है, हीट कैपेसिटी इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट। एक तो ये डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन मैं इस फॉर्मूले से बना रहा हूं। फॉर्मूले से बना रहे हैं, और फॉर्मूले से डेफिनेशन कैसे बनाते हैं मैं बता चुका हूं। चलिए एक बार दोबारा देखो, फिर से याद आएगा। फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाते हैं जब, तो सबसे पहले जिसकी डेफिनेशन बना रहे हैं उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसी के बाद आप लोगों को कॉपी पे लिखना है कैपिटल सी की डेफिनेशन, हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन बना रहे हैं, तो हीट कैपेसिटी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। सो हीट कैपेसिटी कैपिटल सी, इट इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हमने कैपिटल सी की वैल्यू निकाली। डेफिनेशन बनाने के लिए सबसे पहला यही काम करते हैं कि जिसकी डेफिनेशन चाहिए फॉर्मूले से उसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर डिनोमिनेटर को 1 करते हैं। तो इफ डेल्टा टी इज 1 डिग्री सेल्सियस, अब चाहे सेल्सियस लिखो चाहे केल्विन, बहुत बार बता चुका हूं, टेम्परेचर चेंज है तो जब चेंज देते हैं तो सेल्सियस और केल्विन में बराबर वैल्यू होती है, जब चेंज देखते हैं तब। तो क्योंकि टेम्परेचर का चेंज है तो सेल्सियस में लिख लो या केल्विन में लिख लो, फर्क नहीं पड़ता है। डिनोमिनेटर को 1 किया, तो इफ डेल्टा टी इज 1 डिग्री सेल्सियस देन कैपिटल सी इक्वल टू डेल्टा क्यू। मतलब हीट कैपेसिटी क्या होती है, कुछ नहीं, हीट होती है। कैपिटल सी इक्वल टू डेल्टा क्यू,
हीट कैपेसिटी इक्वल टू हीट। तो हीट कैपेसिटी क्या चीज होती है? कुछ नहीं, हीट होती है। कैसी हीट होती है? किसी बॉडी का, ये बॉडी की प्रॉपर्टी है, किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है उसे उस बॉडी की हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो देखो ये जो लिखा है मैंने, ये बेसिकली हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है। हीट कैपेसिटी इक्वल टू हीट, कैसी हीट? 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है। तो डेफिनेशन क्या हो गई? किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट इस्तेमाल होती है उसे उस बॉडी की हीट कैपेसिटी कहते हैं। अच्छा, क्या आप लोगों को फर्क समझ में आ रहा है? हीट कैपेसिटी की जो डेफिनेशन और स्पेसिफिक हीट की जो डेफिनेशन है, स्पेसिफिक हीट का ये फॉर्मूला था mc डेल्टा टी, यहां से हमने स्पेसिफिक हीट की वैल्यू निकाली थी। दोनों में फर्क दिख रहा है? स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन में यूनिट मास की भी कंडीशन थी, मास इक्वल टू 1 यूनिट। तो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन में हम लोग कह रहे थे यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो हीट लगती है उसे मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कहते हैं। जबकि जब हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है तो उसमें ये यूनिट मास वर्ड नहीं बोलेंगे, उसमें ये मास का यूनिट होना कंडीशन में नहीं आ रहा। तो ये फर्क है स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन में और हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन में। तो हीट कैपेसिटी की दूसरी डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसे उस बॉडी की हीट कैपेसिटी कहते हैं। बॉडी की हीट कैपेसिटी कहते हैं। ठीक, तो मैं दूसरी डेफिनेशन लिख रहा हूं। तो हीट कैपेसिटी की दो डेफिनेशन आप लिख सकते हो। पहली डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल है, मास और स्पेसिफिक हीट का जो प्रोडक्ट है वही हीट कैपेसिटी है। तो पहली डेफिनेशन तो एकदम एक लाइन की है कि हीट कैपेसिटी इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट। चाहे ऐसा लिख दो, चाहे फॉर्मूले से डेफिनेशन बना लो। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा mc डेल्टा टी, इसमें हमने मास और स्पेसिफिक हीट के प्रोडक्ट को हीट कैपेसिटी लिख दिया। तो हीट कैपेसिटी के टर्म्स में ये बना, हीट कैपेसिटी की वैल्यू निकाली, डेल्टा टी को 1 सेट किया, ये डेफिनेशन बन गई। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, फॉर्मूले से डेफिनेशन बना के लिख रहा हूं। तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of a body by 1 डिग्री सेल्सियस। किसी बॉडी का टेम्परेचर, अब यहां मटेरियल नहीं है, बॉडी की बात हो रही है। हीट कैपेसिटी बॉडी की प्रॉपर्टी है। बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ दैट बॉडी। उसे बॉडी की हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन जब लिखी थी तो डेफिनेशन में हमने एक चीज और जोड़ी थी, यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उसे मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो वो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन अलग थी। अभी हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन में मास के ऊपर कोई कंडीशन नहीं, मास चाहे कितना भी हो। और क्योंकि मास चाहे कितना भी हो इसलिए ये बॉडी की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की नहीं। तो कोई भी बॉडी है, उसका चाहे कोई भी मास है, 1 डिग्री गर्म करने में जो हीट लगेगी उसे उस बॉडी की, ऑफ दैट बॉडी, उसे उस बॉडी की हीट कैपेसिटी बोला जाएगा। साफ साफ पता चल रहा है स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा क्यू क्या है? हीट, स्केलर होता है। डेल्टा टी टेम्परेचर, स्केलर होता है। तो ये दोनों स्केलर है तो ये भी स्केलर है। हीट कैपेसिटी is a scalar quantity
तो ये स्केलर क्वांटिटी है एंड इट्स यूनिट इज, यूनिट बता सकते हो, हीट की यूनिट होती है जूल पर डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर चेंज के लिए पर डिग्री सेल्सियस, आप सेल्सियस की बजाय केल्विन भी यूज कर सकते हो, तो जूल पर केल्विन। आप जूल की बजाय किलो जूल ले सकते हो, मिली जूल ले सकते हो, माइक्रो जूल ले सकते हो, ये सब बातें बार बार बताने की है नहीं। तो किलो जूल पर डिग्री सेल्सियस, किलो जूल पर केल्विन। जूल की बजाय अगर कैलोरी लेते हो, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, सीजीएस सिस्टम में कैलोरी लेंगे, और किलो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस की जगह केल्विन लिया जा सकता है। तो नोट कर लीजिए हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन और उसकी यूनिट्स, नोट करो जल्दी जल्दी। तो ये थी कहानी हीट कैपेसिटी की। वीडियो पॉज करके पूरी चीज आप नोट कर लीजिए। अब अगली क्वांटिटी देखो, अगली क्वांटिटी है वाटर इक्विवेलेंट। अगर कभी आपको क्वेश्चन में ये लिखा हुआ मिलता है, चिंता की कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं ये क्या होता है। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है ये बताने से ज्यादा अच्छा होगा अगर आप ये समझें कि वाटर इक्विवेलेंट करता क्या है। मतलब अगर क्वेश्चन में वाटर इक्विवेलेंट दिया है तो उसमें आपका फायदा क्या है, ठीक है। तो ये क्या होता है, मैं इस चीज में को डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं फिलहाल, मैं ये बता रहा हूं कि ये हमारे लिए करता क्या है। अगर हमें वाटर इक्विवेलेंट पता है तो उससे हमें फायदा क्या है, ठीक है। तो बड़ी सिंपल मैं बात आज लिखने जा रहा हूं। गिवन द वाटर इक्विवेलेंट, अगर आपको वाटर इक्विवेलेंट दिया गया है, और वाटर इक्विवेलेंट किसी बॉडी का होता है, तो गिवन द वाटर इक्विवेलेंट, गिवन द हीट कैपेसिटी, खत्म बात। तो जिस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट दिया है उस बॉडी की हीट कैपेसिटी दी है, तो गिवन द वाटर इक्विवेलेंट, गिवन द हीट कैपेसिटी। जिस बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट दिया उस बॉडी की हीट कैपेसिटी दी। केवल जो फर्क है वो यूनिट्स में फर्क है। ओनली डिफरेंस इज इन यूनिट्स। मतलब यूनिट्स अलग होती हैं, वाटर इक्विवेलेंट अलग यूनिट है, हीट कैपेसिटी की यूनिट लिखी हुई है जूल पर केल्विन। ओनली डिफरेंस इज इन यूनिट्स। यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज, हीट कैपेसिटी की यूनिट हमने अभी लिखी थी जूल पर केल्विन एमकेएस सिस्टम में, और जूल पर डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस लो या केल्विन लो लड़ाई की बात नहीं है, और कैलोरी पर केल्विन, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, ये हीट कैपेसिटी की यूनिट है। एमकेएस सिस्टम में जूल लोगे, सीजीएस सिस्टम में कैलोरी लोगे। वेयरएज यूनिट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट, जब वाटर इक्विवेलेंट दिया जाए तो उसकी यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट होती है किलोग्राम। ये बेसिकली मास होता है पानी का, तो इसकी यूनिट किलोग्राम होती है। यूनिट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट इज किलोग्राम और ग्राम। एमकेएस सिस्टम में किलोग्राम, सीजीएस सिस्टम में ग्राम। तो वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है ये जानने से ज्यादा बेहतर है कि आप ये बात जानिए कि वाटर इक्विवेलेंट हमारे लिए क्या करता है। तो सिंपल बात है, गिवन द वाटर इक्विवेलेंट, गिवन द हीट कैपेसिटी,
अगर आपको वाटर इक्विवेलेंट दिया गया है, अगर आपको वाटर इक्विवेलेंट दिया है, तो जिस चीज का वाटर इक्विवेलेंट दिया है उस चीज की आपको हीट कैपेसिटी दी है। जिस चीज का वाटर इक्विवेलेंट दिया है उस चीज की आपको हीट कैपेसिटी दी है। तो गिवन द वाटर इक्विवेलेंट, गिवन द हीट कैपेसिटी, वाटर इक्विवेलेंट दिया गया मतलब हीट कैपेसिटी दी गई। स्ट्रेट फॉरवर्ड। जिस चीज का वाटर इक्विवेलेंट पता चल गया उस चीज की हीट कैपेसिटी बताई जाए। केवल यूनिट्स में फर्क है, ओनली जो फर्क है वो यूनिट में है। जो वाटर इक्विवेलेंट होता है वो उसकी यूनिट किलोग्राम या ग्राम होती है, जबकि हीट कैपेसिटी की एमकेएस सिस्टम में यूनिट है जूल पर केल्विन, सीजीएस सिस्टम में कैलोरी पर केल्विन, और वाटर इक्विवेलेंट की यूनिट एमकेएस सिस्टम में किलोग्राम, सीजीएस सिस्टम में ग्राम। आपको क्या करना है, अगर आपको कहा गया कि एक बर्तन है या एक बॉल है और इस बॉल का वाटर इक्विवेलेंट 100 किलोग्राम है, तो आपको ये किलोग्राम यूनिट हटानी है और इसकी जगह हीट कैपेसिटी की यूनिट लगानी है जूल पर डिग्री सेल्सियस। खत्म बात। अगर ग्राम दिया हो तो ग्राम हटा के कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। तो अगर ग्राम है तो सीजीएस सिस्टम वाली हीट कैपेसिटी की यूनिट, और अगर किलोग्राम है तो एमकेएस सिस्टम वाली यूनिट लगानी, क्योंकि जो वाटर इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू हीट कैपेसिटी की वैल्यू के बराबर होती है। तो वैल्यू सेम होती है, केवल यूनिट का फर्क होता है। आप यूनिट को सही कर लो। तो आपको वाटर इक्विवेलेंट दिया होगा तो किलोग्राम या ग्राम में होगा। आप ये किलोग्राम या ग्राम को रिप्लेस करो और हीट कैपेसिटी की यूनिट लगा दो, क्योंकि वाटर इक्विवेलेंट की वैल्यू हीट कैपेसिटी के बराबर होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए वाटर इक्विवेलेंट की डेफिनेशन को, जल्दी नोट करो। आप एक सेंटेंस भी नोट कर सकते हो, इफ वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी इज 10 किलोग्राम, अगर एक बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट 10 किलोग्राम है तो आपको वाटर इक्विवेलेंट कहा जा रहा है, आप इसको हीट कैपेसिटी समझो। देन हीट कैपेसिटी of that body is 10 और हीट कैपेसिटी की यूनिट जूल पर केल्विन। बस, तो यूनिट आपको सही कर देनी है। वाटर इक्विवेलेंट की यूनिट किलोग्राम दी है, किलोग्राम हटा के जूल पर केल्विन ले आओ। अगर ग्राम दिया है तो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस ले आओ। नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं लेटेंट हीट के बारे में। बच्चों, अभी तक मैंने आपको कैलोरीमेट्री में जितना कुछ सिखाया है, थोड़ा मैं याद दिला देता हूं। दो ही चीजों के बारे में सिखाया है। एक स्पेसिफिक हीट, आपकी जिंदगी में नई शामिल हुई है। ये कैलोरीमेट्री चैप्टर में हमारी पहली मुलाकात है इसके साथ। पहली मुलाकात हमेशा यादगार ही होती है ना। तो स्पेसिफिक हीट के साथ हमारी पहली मुलाकात कैलोरीमेट्री चैप्टर में हुई है। और एक नई क्वांटिटी मैंने अभी पढ़ाई है, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड ही है। उसके बाद मैंने तीसरी चीज पढ़ाई, वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट तो हीट कैपेसिटी ही होता है, केवल यूनिट का फर्क होता है। एक और क्वांटिटी से आपकी जान पहचान करवानी है मुझे, और इसके बाद हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा कैलकुलेशंस का। तो ये जो क्वांटिटी मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं, ये इसका नाम है लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है बच्चों गायब। तो लेटेंट हीट का क्या मतलब हुआ? वो हीट जो गायब हो गई। तो लेटेंट हीट, लेट कहते हैं ना, जो लोगों की डेथ हो जाती है उनको लेट कहते हैं। डेथ हो गई मतलब गायब हो गए दुनिया से। तो लेटेंट का मतलब है गायब हो चुकी हीट।
हमने कुछ हीट दी मटेरियल को और हमें लगा कि वो हीट गायब हो गई, उसका कुछ असर ही नहीं हुआ। ये हीट है लेटेंट हीट। तो अब मैं समझाता हूं कि ये चीज क्या है। देखो, अभी तक मैंने जितना कुछ इस चैप्टर में पढ़ाया है वो सारा कुछ तभी वैलिड है जब तक मटेरियल की स्टेट चेंज ना होने लग जाए। मतलब अगर आप किसी सॉलिड को हीट दे रहे हो तो वो सॉलिड मेल्ट ना होना शुरू कर दे। अभी तक देखा जाए तो एक ही फॉर्मूला पढ़ा है हमने, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, और तो कुछ पढ़े नहीं, यही पढ़ा है। और एम इंटू सी, मास और स्पेसिफिक हीट के प्रोडक्ट को हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो अभी तक हमने इसी फॉर्मूले के आसपास सारी बात की है। अगर मास ले रहे हो तो स्पेसिफिक हीट को कहेंगे ग्राम स्पेसिफिक हीट। अगर मास की जगह नंबर ऑफ मोल्स लोगे तो फॉर्मूले को हम लिखेंगे एन सी मोलर डेल्टा टी, और नंबर ऑफ मोल्स के करस्पॉन्डिंग जो स्पेसिफिक हीट है उसे कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। तो अभी तक हमने एक ही ये फॉर्मूला सीखा है, लेकिन बेटा ये जो फॉर्मूला है ये तभी अप्लाई होता है जब तक मटेरियल का स्टेट चेंज ना चालू हो जाए। मतलब अगर सॉलिड को गर्म कर रहे हैं तो सॉलिड की मेल्टिंग ना होने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए सॉलिड पिघलने लगा। लिक्विड को गर्म कर रहे हैं तो लिक्विड बॉईल होने लगा, तो लिक्विड से गैस बनना चालू हो जाए, सॉलिड से लिक्विड बनना चालू हो जाए। स्टेट चेंज जब तक नहीं हो रहा है तब तक ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप। तो ये जो फॉर्मूला है ये जब तक स्टेट चेंज चालू नहीं हो तब तक के लिए है। लेकिन जब हम हीट देंगे, जब हम गर्म करेंगे तो स्टेट चेंजेस भी हो सकते हैं। तो मेरा फर्ज है मैं आपको उसके बारे में भी सिखाऊं। तो अब हम आखिरी बात कर रहे हैं, स्टेट चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब आपने सॉलिड को हीट दिया, सॉलिड मेल्ट होने लगा। जब तक मेल्ट नहीं हो रहा तब तक की सारी बात हो चुकी है। एमसी डेल्टा टी फॉर्मूला लगाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए। सारे क्वेश्चन यही फॉर्मूला करेगा, जब तक स्टेट चेंज नहीं हो रहा है तब तक एमसी डेल्टा टी। एक ही फॉर्मूला है, और कोई फॉर्मूला नहीं तो करेगा कौन। तो जितने भी क्वेश्चन हैं, जब तक स्टेट चेंज चालू नहीं होता तब तक एमसी डेल्टा टी एक्सप्रेशन आपके साथ खड़ा रहेगा। अब जब स्टेट चेंज होने लगा तो सबसे पहले समझो कि कभी भी स्टेट चेंज होता है, मतलब सॉलिड मेल्ट हो रहा है या लिक्विड फ्रीज हो रहा है, उल्टा सॉलिड पिघल रहा है या लिक्विड जम रहा है, लिक्विड का बॉईल होना या वेपर का कंडेंस होना। तो जब भी स्टेट चेंज होता है इस दुनिया में वो एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। क्या बोला मैंने? मैंने बोला है कि जब भी स्टेट चेंज होता है इस दुनिया में वो एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। तो जैसे बर्फ कितने डिग्री पे पिघलना चालू हो जाती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना शुरू हो जाती है, और कितने डिग्री सेल्सियस पे कंप्लीट पिघल जाएगी? तो ध्यान दीजिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही सारी की सारी बर्फ पिघल के पानी बन जाती है। मतलब जब बर्फ पिघलना चालू होती है तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे अटक जाता है। तो बर्फ पिघलती रहेगी, टेम्परेचर पे फर्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है। जब तक आखिरी कतरा बर्फ का पिघल के पानी नहीं बन जाता तब तक टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस से 0.01 नहीं होगी, वो 0 पर बिल्कुल खड़ा रहेगा टेम्परेचर। इसी तरह अगर आप पानी को बॉईल करते हैं, पानी कितने डिग्री पे बॉईल होना शुरू होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। और जब तक आखिरी ड्रॉप स्टीम नहीं बन जाएगी, पूरा का पूरा पानी जब तक बॉईल नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे अटका रहता है। 100 डिग्री सेल्सियस से 100.1 नहीं होगा जब तक आखिरी ड्रॉप स्टीम में चेंज ना हो जाए। तो ये जो स्टेट चेंज होता है ये एक
स्थिर तापमान पे होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। यही चीज मैंने लिखी है, स्टेट चेंज टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बर्फ पिघलेगी तो पूरी की पूरी बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलेगी। जब तक पूरी बर्फ नहीं पिघल जाएगी तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे अटका रहेगा। पानी बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, आखिरी ड्रॉप जब तक स्टीम ना बन जाए तब तक पानी का टेम्परेचर 100 से 100.1 नहीं हो सकता। तो स्टेट चेंज जो होता है टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे रहता है, टेम्परेचर बदलता नहीं है स्टेट चेंज के दौरान। इसीलिए देखिए, बर्फ जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। पॉइंट वर्ड पे ध्यान दो। आपने कभी सोचा इसका नाम मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? क्योंकि एक पॉइंट पर सारी बर्फ पिघलती है, एक फिक्स टेम्परेचर पर बर्फ पिघलना शुरू होती है, खत्म होती है। लिक्विड जब बॉईल होता है तो उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो सारा का सारा लिक्विड एक पॉइंट पर जाके बॉईल हो जाता है, टेम्परेचर वहीं अटक जाएगा। आप पानी गर्म कीजिए, थर्मोमीटर लगा दीजिए पानी में और थर्मोमीटर की रीडिंग को देखो। जब तक पानी गर्म हो रहा है टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन जब बॉइलिंग शुरू हो रही है, स्टीम बनना शुरू होती है, थर्मोमीटर अटक जाएगा एक टेम्परेचर पर। 100 पर जाके वो एकदम रुक जाएगा। 100 से 100.1 नहीं होगा जब तक सारा का सारा पानी स्टीम ना बन जाए। यानी पानी कितना भी गर्म हो, 100 डिग्री से ज्यादा गर्म नहीं होगा। जब तक सारा पानी स्टीम नहीं होगा तब तक टेम्परेचर 100 पर अटका रहेगा। तो जो स्टेट चेंज होता है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। अब एक सवाल उठता है, हम पानी को बॉईल कर रहे हैं तो हम हीट दे रहे हैं, पानी बॉईल हो रहा है, स्टीम बन रही है, आपने थर्मोमीटर लगाया, टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा है। अब ध्यान से सुनना, पानी बॉईल हो रहा है लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा। फिर ये हमारी दी हुई हीट जा कहां रही है? टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा ना, टेम्परेचर तो रुक गया है। जब स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर अटक जाता है, टेम्परेचर नहीं बदलता स्टेट चेंज के दौरान। तो जो हम हीट दे रहे हैं स्टेट चेंज के दौरान, वो हीट जा कहां रही है? पहली नजर में लगता है कि हमने हीट दी और वो हीट मटेरियल में जाके गायब हो गई, इसीलिए नाम दिया गया है लेटेंट हीट। हमें लगता है हीट गायब हो गई, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि हीट गई कहां, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, तो हमारी दी हुई हीट जा कहां रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारी दी हुई हीट एक्चुअली जा कहां रही है, स्टेट चेंज कर रही है। स्टेट चेंज का क्या मतलब है? पानी जो है स्टीम बन रहा है, तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। अच्छा, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तभी तो पानी आइस में चेंज होता है, पानी बन जाता है। अगर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट नहीं करेंगे, अट्रैक्ट करने का मतलब एक दूसरे के साथ में रहते हैं मॉलिक्यूल, तभी आप पानी को देखते हो लिक्विड स्टेट में। अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करें तो लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट तो कभी आएगी ही नहीं, हमेशा गैस स्टेट ही आएगी। आई होप कि आप लोग इतने बड़े हो चुके हो कि ये छोटी छोटी बात समझ सकते हो। तो लिक्विड स्टेट का आना और सॉलिड स्टेट का आना ये साबित करता है कि कोई भी मटेरियल है उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तभी वो मटेरियल लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। अगर मॉलिक्यूल में बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं है, मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, अट्रैक्ट करना मतलब एक दूसरे को पकड़ना, अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे को नहीं पकड़ेंगे तो लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट तो कभी बन ही नहीं सकती, हमेशा गैस स्टेट ही बनेगी फिर तो हर मटेरियल लिक्विड और सॉलिड स्टेट में आ सकता है, यानी हर मटेरियल के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये कॉमन सेंस की बात है। एक बात मैं आपको याद दिला रहा हूं, ये मैंने एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ाया था। जब कोई सिस्टम वो काम करे जो उसका मन नहीं है करने का, तो
तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। और जब कोई सिस्टम वो काम करे जो उसका करने का मन है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, ये नीचे गिरना चाहता है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये नीचे गिरेगा, नीचे गिरना चाहता है और नीचे गिर गया, तो इस पेन ने वो काम किया जो इसका मन है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो अगर कोई सिस्टम वो काम करे जो उसका मन है तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कम होती है। लेकिन अगर मैं इस पेन को और ऊपर उठा देता हूं तो ये नीचे जाना चाहता है, मैंने ऊपर उठाया, तो मतलब पेन ने वो किया जो उसका मन नहीं था, मन था नीचे जाने का और गया ऊपर। तो अगर कोई सिस्टम वो काम करे जो उसका मन नहीं है, मन के खिलाफ काम करे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। आपको याद आएगा मैंने एनर्जी वाले चैप्टर में ये बात आराम से समझाई थी। तो यहां मैं कह रहा हूं मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करते हैं। और जब मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जब मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन होता है यानी मॉलिक्यूल पास आना चाहते हैं, लेकिन जब हम पानी को स्टीम बना रहे हैं तो मॉलिक्यूल अलग हो रहे हैं एक दूसरे से। तो मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होते हैं मतलब पास आना चाहते हैं और हम अलग कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है मॉलिक्यूल्स की। तो स्टेट चेंज जब होता है उस दौरान हम जो हीट देते हैं वो सारी की सारी हीट मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर करने में यानी स्टेट चेंज करने में इस्तेमाल होने लगती है, टेंपरेचर बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं होती। मॉलिक्यूल्स को अलग करने में या यूं कहे कि मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में सारी हीट लग जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल पास आना चाहते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और स्टेट चेंज के दौरान हम मॉलिक्यूल्स को दूर करेंगे। तो जो भी हीट आप दे रहे हो वो सारी हीट मतलब सारी एनर्जी मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अलग करने में इस्तेमाल हो जाती है और इसलिए टेंपरेचर नहीं बढ़ता। तो ड्यूरिंग स्टेट चेंज के दौरान द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड, हम जो भी हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे टू अ सब्सटेंस इज यूज्ड, स्टेट चेंज के दौरान हम जो भी हीट दे रहे हैं वो सारी की सारी जो हीट हम सप्लाई करते हैं सब्सटेंस को, दैट इज यूज्ड इन रिमूविंग द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर। तो जितनी भी हमने हीट दी वो सारी हीट मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के अट्रैक्शन से रिमूव करने में, मॉलिक्यूल्स को दूर करने में सारी की सारी हीट हमारी इस्तेमाल हो जाती है। और मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर करना, दैट इज टू इंक्रीज द इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को दूर करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो जितनी हीट हम देते हैं वो सारी की सारी हीट मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के अट्रैक्शन से अलग करने में यानी मॉलिक्यूल्स की इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में इस्तेमाल होती है, इसीलिए टेंपरेचर नहीं बढ़ता। तो काम की चीज दो बातें हैं यहां पे, बाकी तो मैंने पूरी कहानी बता दी। पहली बात, स्टेट चेंज जब भी होता है टेंपरेचर रुक जाता है, टेंपरेचर नहीं बढ़ता है, ना बढ़ता है ना कम होता है, स्टेट चेंज फिक्स टेंपरेचर पर होता है। दूसरी बात, स्टेट चेंज के दौरान हम जो हीट देते हैं वो टेंपरेचर नहीं बढ़ाती है हमारी हीट, वो मॉलिक्यूल्स को अलग करने में इस्तेमाल होती है। और मॉलिक्यूल्स को अलग करना यानी मॉलिक्यूल्स की इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करने में सारी हीट इस्तेमाल हो जाती है। तो अब लेटेंट हीट की डेफिनेशन सुनो। लेटेंट हीट किसे कहते हैं? किसी मटेरियल के यूनिट मास का स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए उसे उस मटेरियल की लेटेंट हीट कहते हैं। डेफिनेशन देखो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस is called latent heat of that substance, of that material। और ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी पानी की होती है, प्लास्टिक की होती है, बॉडी की नहीं, क्योंकि यहां तो फिक्स है ना यूनिट मास, तो ये बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो एक बार फिर से लेटेंट हीट की डेफिनेशन समझो। स्टेट चेंज करने के लिए यूनिट मास को जितनी हीट लगेगी उसी को मटेरियल की लेटेंट हीट कहते हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड
to change the state of unit mass of a substance is called latent heat of that substance. सिंपल डेफिनेशन है कि यूनिट मास किसी सब्सटेंस का लेकर उसकी स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है उसे ही हम उस पदार्थ की, उस मटेरियल की लेटेंट हीट कहते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए हो डेफिनेशन। अब बेटा यूनिट मास का स्टेट चेंज करने के लिए एल हीट लगी, लेटेंट हीट का सिंबल कैपिटल एल। चेंज करते हो तो कैपिटल एल हीट चाहिए। तो बताओ बेटे, अगर एम मास का स्टेट चेंज करना है तो कितनी हीट लगेगी? तो यूनिट मास के लिए एल लग रही है तो एम मास के लिए हीट लगेगी ml। तो ये फॉर्मूला है जो स्टेट चेंज की बारे में बताता है। तो दिस इज फॉर स्टेट चेंज। और जो पहला वाला फॉर्मूला mc डेल्टा टी मैंने सिखाया है वो फॉर्मूला तब तक चलता है जब तक स्टेट चेंज नहीं हुआ। तो Q इक्वल टू ml, ये फॉर्मूला स्टेट चेंज के लिए है। आई होप कि बात आपको पूरी अच्छी तरह से क्लियर है। किसी मटेरियल के यूनिट मास का स्टेट चेंज करने में जो हीट लगती है उसे उस मटेरियल की लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट का सिंबल कैपिटल एल। यूनिट मास को हीट चाहिए कैपिटल एल, तो एम मास को एम इंटू कैपिटल एल हीट लगेगी। तो ये फॉर्मूला बन गया हीट स्टेट चेंज में जो लगेगी। और जैसा कि मैंने कहा था फिजिक्स में जो डेफिनेशन है उसे फॉर्मूले से बना सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है, पहली बात तो ये फॉर्मूला याद कर लो आप, क्वेश्चन में यूज होगा। और इस फॉर्मूले से डेफिनेशन बना सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहले एल की वैल्यू निकाल दो। कई बार मैंने बताया जिसकी डेफिनेशन बनानी है फॉर्मूले से उसकी वैल्यू निकालो, फिर डिनोमिनेटर को 1 करो। तो नाउ इफ डिनोमिनेटर यानी मास, तो इफ mass is equal to 1 unit, then mass को 1 ले लिया, then L equal to Q आ गया। तो देखो लेटेंट हीट की डेफिनेशन बन गई। लेटेंट हीट क्या होती है? कुछ नहीं, हीट होती है। देखो लिखा है ना L इक्वल टू Q, लेटेंट हीट इज इक्वल टू हीट। तो लेटेंट हीट क्या होती है? कुछ नहीं, हीट होती है। कैसी हीट? यूनिट मास का स्टेट चेंज करने वाली हीट। मास को 1 यूनिट लिया है ना, यूनिट मास का स्टेट चेंज करने में जो हीट लगती है उसे ही लेटेंट हीट कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ दैट मटेरियल। तो ये जो है ये लेटेंट हीट की डेफिनेशन है। डेफिनेशन को फॉर्मूले से बनाया जा सकता है। हम ऑलरेडी डेफिनेशन पहले लिख चुके हैं तो इसीलिए मैं ऐसे बना दे रहा हूं। आप फॉर्मूले से बना के लिखो तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। नोट कर लीजिए लेटेंट हीट के बारे में पूरी बात। और एक नोट कर लिया आप लोगों ने? वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हो, मैं इसको फिलहाल इरेज कर रहा हूं। तो अभी अभी आप लोगों ने सीखा है लेटेंट हीट के बारे में। अब एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो रही होगी, फॉर्मूले से हम डेफिनेशन बना लेते हैं फिजिक्स में, और फॉर्मूले से देखकर हम ये भी कह सकते हैं कि लेटेंट हीट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि हीट एक स्केलर क्वांटिटी है, मास भी स्केलर क्वांटिटी है। तो हीट अपॉन मास, तो हीट स्केलर, मास स्केलर, हीट अपॉन मास भी स्केलर ही हुआ। तो लेटेंट हीट स्केलर क्वांटिटी होती है। और इसकी जो यूनिट है बच्चों, बता सकते हो यूनिट क्या होगी? एमकेएस सिस्टम में जो यूनिट होती है वो होती है जूल पर किलोग्राम। Latent heat is a scalar quantity and its
KS unit is जूल पर किलोग्राम, ये इसकी यूनिट है जूल पर किलोग्राम। CGS unit of latent heat is कैलोरी पर ग्राम, ये इसकी CGS यूनिट है। हीट अपॉन मास, तो CGS सिस्टम में हीट के लिए कैलोरी लेंगे, मास के लिए ग्राम लेंगे। तो ये जो लेटेंट हीट है बच्चों, ये इसका इस्तेमाल स्टेट चेंज के दौरान होता है, और जो स्पेसिफिक हीट हमने सीखी उसका इस्तेमाल तब होता है जब स्टेट चेंज नहीं हो रहा। तो बता सकते हो, अभी अभी मैंने बताया कि लेटेंट हीट का इस्तेमाल कब होता है? कब होता है? जब स्टेट चेंज को स्टडी करते हैं। लेकिन स्टेट चेंज को दो तरह का हो सकता है। स्टेट चेंज तो दो टाइप का होता है, एक सॉलिड मेल्ट हो रहा है या लिक्विड फ्रीज हो रहा है, उल्टा सॉलिड का मेल्ट होना या लिक्विड का फ्रीज होना। और दूसरे टाइप का स्टेट चेंज है लिक्विड का बॉइल होना या गैस का कंडेंस होना, वेपर का कंडेंस होना। तो एक है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड वाला स्टेट चेंज, एक है लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड वाला स्टेट चेंज। अगर कोई सॉलिड मेल्ट हो रहा है या लिक्विड फ्रीज हो रहा है, उस वाले स्टेट चेंज में जो लेटेंट हीट यूज करते हैं उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सिंबल होता है LF। तो इसका इस्तेमाल तब करते हैं फ्यूजन, जब कोई सॉलिड मेल्ट हुआ या लिक्विड फ्रीज हो रहा है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज होती है वहां पर। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहो या लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग कहो। अगर लिक्विड फ्रीज हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग कहेंगे। अगर लिक्विड की बॉइलिंग है, ठीक है, या गैस का कंडेंसेशन हो रहा है, वेपर्स का कंडेंसेशन हो रहा है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, LV सिंबल होता है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहो या लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहा जाए, सिंबल LV लेते हैं। तो अगर कोई सॉलिड मेल्ट हो रहा है या लिक्विड फ्रीज हो रहा है, लिक्विड सॉलिड का स्टेट चेंज हो रहा है, तो जो लेटेंट हीट यूज की जाती है उस जगह पर उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग कहते हैं। और अगर लिक्विड बॉइल हो रहा है या वेपर कंडेंस हो रही है, तब जो लेटेंट हीट यूज करते हैं उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहते हैं। तो यही चीज अब मैं लिखूंगा, आप लोग नोट कर लेना। ऑलराइट बच्चों, नोट कर लीजिए। इन प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड के मेल्ट होने का जो प्रोसेस है, और फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, लिक्विड के फ्रीज होने का जो प्रोसेस है, द लेटेंट हीट इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और आप लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग कह दीजिए। तो मेल्टिंग होना यानी कि फ्यूजन होना, और लिक्विड फ्रीज हो रहा है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग भी इसका नाम आप दे सकते हो, सिंबल होता है LF। इन प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग ऑफ लिक्विड, अगर लिक्विड बॉइल होकर स्टीम बन रहा है, वेपर्स बन रही हैं, तो बॉइलिंग ऑफ लिक्विड और कंडेंसेशन ऑफ वेपर, वेपर कंडेंस होकर लिक्विड बना रही है, लेटेंट हीट देन इन्वॉल्व्ड इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। सिंबल है LV, V फॉर वेपोराइजेशन। नोट कर लीजिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में, नोट कर लो। ऑलराइट, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट करिए। अब मैं कुछ वैल्यूज बता रहा हूं, कुछ डाटा बता रहा हूं, वो सभी बच्चों को याद होना चाहिए। वाटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या है, क्योंकि वाटर धरती पे सबसे कॉमन है, उसके बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन में हर बार दिया नहीं जाएगा।
तो वाटर की स्पेसिफिक हीट मालूम होनी चाहिए, आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मालूम होना चाहिए, और वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मालूम होना चाहिए। तो मैं ये डाटा लिख रहा हूं, इसे आपको याद रखना है। हर बार क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है, क्योंकि वाटर के बारे में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप याद रखें। तो ये मैं कुछ डाटा लिख रहा हूं और बहुत आसान है इसको याद रखना। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, पानी की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है 1 सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। आप एमकेएस सिस्टम में बना सकते हो, 1 कैलोरी 4.2 जूल होता है। ग्राम को किलोग्राम बनाओगे तो न्यूमरेटर में 1000 आ जाएगा। तो कैलोरी को जूल बनाओगे तो 4.2 आएगा, ग्राम को किलोग्राम बनाओगे तो न्यूमरेटर में 1000 आएगा। यानी 4200 मल्टीप्लाई करो तो कैलोरी की जगह जूल और ग्राम की जगह किलोग्राम हो जाएगा। मैं सीजीएस सिस्टम में लिख रहा हूं, याद रखना आसान है। 1 होती 1 सीजीएस सिस्टम में 1, और सीजीएस सिस्टम में यूनिट है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस को आप लोग कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, बता चुका हूं। तो ये है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट का दूसरा नाम पता है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, कई बार बताई हुई बात है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज, तो बर्फ की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये होती है 80 सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट कैलोरी पर ग्राम, याद होना चाहिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 80 कैलोरी पर ग्राम, याद करना पड़ेगा। और तीसरा जो डाटा है याद करने के लिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, या कंडेंसेशन ऑफ स्टीम कह सकते हो। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 540 कैलोरी पर ग्राम। तो ये जो डाटा है ये आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चंस में वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगे। हर बार क्वेश्चन में वाटर से रिलेटेड डाटा नहीं दिया जाएगा, तो आपको याद रखना है ये डाटा। नोट कर लीजिए डाटा। ऑलराइट बच्चों, अब इस चैप्टर का मैं लास्ट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, और ये जो लास्ट कॉन्सेप्ट मैं सिखाने जा रहा हूं इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहते हैं इसको। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, बहुत ही आसान है। सुनोगे तो तुम्हें खुद हंसी आएगी कि ये कैसा प्रिंसिपल हुआ। तो हेडिंग डालिए, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत। तो जो कैलोरीमेट्री का सिद्धांत है, कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल है, उसके मुताबिक अगर एक गर्म बॉडी और एक ठंडी बॉडी आपस में टच करवाते हैं, एक गर्म चीज और एक ठंडी चीज को आपस में कांटेक्ट में लाते हैं, तो गर्म चीज से हीट निकल के ठंडे में जाती है। ये नहीं है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। गर्म चीज से हीट ठंडे में जाती है तब तक जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो गर्म वाली मतलब हाई टेम्परेचर, ठंडी वाली मतलब लो टेम्परेचर, दोनों को टच किया तो जब तक टेम्परेचर बराबर नहीं होगा, गर्म चीज से ठंडी चीज में हीट ट्रांसफर होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है जब टेम्परेचर बराबर हो गया है, टेम्परेचर बराबर हो गया, इसे हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया है। तो जब थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाए उस वक्त
गर्म चीज ने जितनी हीट दी, ठंडी चीज ने उतनी हीट ली। लेकिन हीट और कहीं पे निकल ना जाए, लॉस नहीं होना चाहिए। कुछ हीट जैसे बाहर आ जाती, सराउंडिंग्स में जाती, वो सब लॉसेस आपको बचाने पड़ेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहता है प्रोवाइडेड देयर इज नो लॉस ऑफ हीट, कोई लॉस ऑफ हीट ना हो टू सराउंडिंग्स। अगर सराउंडिंग्स में हीट का कोई लॉस नहीं हो रहा, देन एट थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब जब टेम्परेचर सेम हो जाता है, गर्म और ठंडी चीज को टच किया, जब टेम्परेचर सेम हो गया दोनों का, उसे थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। देन एट थर्मल इक्विलिब्रियम heat given by body at higher temperature, हाइयर टेम्परेचर मतलब गर्म वाली बॉडी ने जो हीट दी इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब्ड बाय बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। तो ये जो मजाक है, इसी मजाक को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। मजाक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पढ़ाने की चीज थोड़ी है। गर्म चीज से हीट निकल रही है, कहां जा रही है? ठंडे में जा रही है। तो जितनी हीट गर्म बॉडी ने दी, उतनी ही हीट ठंडे वाले ने ली, प्रोवाइडेड देयर इज नो लॉस ऑफ हीट। ये कोई प्रिंसिपल थोड़ी है, ये तो मजाक है, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन क्या होता है ना, सारे बच्चों के पास कॉमन सेंस नहीं होता, इसलिए बच्चों को इस तरह से पढ़ाना पड़ता है कि भाई हाँ देखो ये कॉमन सेंस है, फिर भी पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहेंगे हमें कैसे पता चले कि जितनी हीट गर्म वाले ने दी उतनी ठंडे वाले ने ली। तो भाई हमें कैसे पता चले? आज के बाद मैं कहूंगा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से पता चलता है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यही चीज कह रहा है, और ये बेसिकली एनर्जी का कंजर्वेशन है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? तो गर्म बॉडी ने हीट दी, ठंडे ने ली, दोनों को बराबर होना पड़ेगा क्योंकि एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जो है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इज बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन का सिद्धांत है बेसिकली। जैसे बर्नौलीज थ्योरम हमने पढ़ी है, वो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। उसी तरह प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री भी बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो हेडिंग डालिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, नोट करिए प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है, और इट इज बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पूरी बात फेयर कॉपी पे अच्छी राइटिंग में नोट कर लीजिए। और इसी के साथ कैलोरीमेट्री की कहानी खत्म होती है। कैलोरीमेट्री में इतना ही आपको सीखना है, इतना ही कॉन्सेप्ट है। छोटा चैप्टर है ये, लेकिन बहुत यूज होता है। अच्छा, मैं आपके लिए काम आसान कर दे रहा हूं। दो ही फॉर्मूले हैं, एमसी डेल्टा टी, एमसी डेल्टा टी। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब स्टेट चेंज नहीं हो रहा, और जब स्टेट चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला लगाएंगे एमएल। तो दो ही फॉर्मूले हैं। तो क्वेश्चंस मैं आपको एक दो करवाऊंगा, अगले सेशन से क्वेश्चन करवाने शुरू करूंगा। आज के सेशन में आपने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री सीख लिया है। आज के सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करने जा रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।